हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज की वीडियो में कक्षा 10 के लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पहले सरल ढंग से देख लेंगे, समझ लेंगे और फिर इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे काफ़ी आसानी से बनाए जाएंगे। तो चलो गाइज, आप लोग रेडी हो जाओ एक नए चैप्टर को समझने के लिए। आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम संक्षेप में एपी कहते हैं। हिंदी में कहा था समांतर श्रेणी। तो अगर हम इसको खंडन करके देखें तो समांतर और श्रेणी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे दोनों बात का जिक्र करेंगे, समांतर क्या होते हैं, श्रेणी क्या होते हैं। समांतर श्रेणी लिखने का मतलब हुआ क्या कि एक प्रकार के श्रेणी हम पढ़ने वाले हैं जो समांतर श्रेणी है या जो समांतर होगी, इसलिए इसका कुल नाम समांतर श्रेणी हो गया। तो सबसे पहले हम छोटे से पद का यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी को हम श्रेणी भी कह सकते हैं। श्रेणी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ। श्रेणी क्या होते हैं? तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में लिखा गया हो। श्रेणी कहलाता है। श्रेणी कई प्रकार का हो सकता है। श्रेणी का जो डिफिनेशन है बहुत सटीक मैं यहाँ पर लिखा हूँ। श्रेणी है क्या? संख्याओं का एक समूह है, संख्याओं का एक बंडल है जिसमें ढेर सारी संख्या होंगी और सारी संख्या एक निश्चित नियम पर लिखे रहेंगे, चाहे वो नियम किसी तरह का रह सकता है। जैसे मान लो मैं शुरू किया यहाँ पर 4 के बाद लिख दिया 6, फिर 6 के बाद लिख दिया 8। तब आपको नियम पता चल गया कि सर आप जितनी भी संख्या लिख रहे हो ना, आगे की हर एक संख्या पीछे वाली से 2 ज़्यादा है। 4 2 6, 6 2 8, इसके आगे क्या लिखाएगा 10, इसके आगे क्या लिखाएगा 12, इसके आगे क्या लिखाएगा 14, इसके आगे क्या लिखाएगा 16। इसी तरह से संख्याओं को लिखे जाएंगे। और आप देख रहे हैं क्या यहाँ नियम क्या है? नियम यही दिख रहा है कि प्रत्येक अगला पद 2 ज़्यादा है पीछे वाले पद से। प्रत्येक अगला पद पीछे वाला से 2 ज़्यादा है। एक कोई जरूरी नहीं होता कि नियम सिर्फ ऐसा ही हो, नियम कुछ भी बनाकर हम लिख सकते हैं। मान लिया मैं लिख दिया 2 4 8 16 32 64 128। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यह भी एक प्रकार की श्रेणी है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक जो संख्या है वो दुगना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 128, मतलब दुगना होते जा रहा है। प्रत्येक अगला पद दुगना होते जा रहे हैं। तो यह भी श्रेणी है, यह भी श्रेणी है। कोई निश्चित नियम पर लिखे गए हो। और भी कई प्रकार के नियम हो सकता है। मान लिया मैं लिख दिया यहाँ पर 5 11 23 47, इस तरह से अगर लिख रहे हैं तो यहाँ भी एक नियम चल रहा है। कैसे? 5 के बाद 11 लिखने का मतलब 5 दूनी 10, 1 11, मतलब दुगना से 1 ज़्यादा हो रहा है। तो फिर 11 दूनी 22, 1 23, 23 दूनी 46, 1 47, यह भी एक प्रकार का नियम है। यह भी श्रेणी है, यह भी श्रेणी है, यह भी श्रेणी है। तो श्रेणी को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, श्रेणी तो समझ में आ गए। श्रेणी में संख्या किसी भी नियम पर लिखे जा सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे श्रेणी के प्रकार की, तो कुल मिलाकर गणित में आपको 3 प्रकार की श्रेणी होती है। लेकिन हम इस वीडियो में या कक्षा 10 में सिर्फ एक ही प्रकार की श्रेणी का अध्ययन करेंगे। तो आप और भी कई प्रकार की श्रेणी बना सकते हो अपने मन से, जो एक निश्चित क्रम पे जो एक निश्चित नियम पर लिखे गए हों। मान लिया जाए एक और श्रेणी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं लिख दिया 50 40 30 20 10 0। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, 50 से शुरू हुआ, 10 घटते जा रहा है। 50 तो घट के हो गया 40, फिर घट के हो गया 30, घट के हो गया 20, और 10 में से फिर घट के हो गया 0, फिर आपको घट के होगा -10 -20, इस तरह से चलता जा रहा है। तो यहाँ भी एक नियम चल रहा है कि प्रत्येक संख्या 10 घटते हुए जा रही है। तो यह भी एक प्रकार का प्रोग्रेशन हुआ। अब हम जिक्र करेंगे प्रोग्रेशन के प्रकार के बारे में। मुख्य रूप से हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और इसका क्या अर्थ होगा आप थोड़ी देर में समझ जाओगे।
तो अगर हम यहाँ पर श्रेणी के प्रकार की बात करें, प्रोग्रेशन के प्रकार की बात करें, तो आपको श्रेणी तीन तरह की है यहाँ पे। एक आपको है समांतर श्रेणी, जिसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो ऊपर में दिख रहा है, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कक्षा 10 में आपको गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये दोनों का अध्ययन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी का अध्ययन करना है। तो चलो हम देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं, आप क्या पढ़ने वाले हो आपको पता चल जाएगा। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी बोलेंगे, और एपी का पूरा नाम हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आपको नाम से भी क्लियर हो रहा है, समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब हुआ समान प्लस अंतर, यानी कहने का अर्थ ये हुआ समान अंतर वाला श्रेणी। मतलब यह एक ऐसा श्रेणी है जहाँ एक समान अंतर देखे जा सकते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते, देखिए आप, वैसा श्रेणी, श्रेणी का मतलब जो एक निश्चित नियम पर लिखे गए हो, वैसा श्रेणी जिसमें क्रमागत इंग्लिश में कंसेक्यूटिव बोलेंगे, लगातार क्रमागत दो पदों का अंतर सदैव, मतलब हमेशा समान होता है। अंतर समान, मतलब समान अंतर, तब तो समांतर हो गया। अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी की क्या मैंने परिभाषा बनाया। इस प्रकार का श्रेणी होगा जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा समान होंगे, तब वो समांतर श्रेणी कहलाएंगे। क्रमागत का मतलब आपको लगातार कोई भी दो पद ले ले और उसके बीच के अंतर देखें, आपको हमेशा समान मिलेंगे, तब वो समांतर श्रेणी, अन्यथा नहीं है। इससे जुड़ी और भी कई बातें आपको मैं पॉइंट वाइज लिखवा दे रहा हूँ। पहली बात यह है, समांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय एपी। पहली बात जो आपको ऊपर में भी इंडिकेट किया गया। दूसरी बात, समांतर श्रेणी के प्रथम पद, कोई भी श्रेणी तैयार करेंगे तो उसके ढेर सारे पद होंगे, लेकिन कोई ना कोई पद पहले तो रहेगा ही, शुरुआत में तो रहेंगे। उसके प्रथम पद को इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट टर्म। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। और तीसरी बात, समांतर श्रेणी के क्रमागत, मतलब लगातार दो पदों के अंतर को सार्वांतर या पदांतर, मतलब पदों के बीच के अंतर, सर्वांतर या पदांतर कहा जाता है। इसे डी से डिनोट किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। अब समांतर श्रेणी से संबंधित जितनी भी बातें हैं मैं आपको उदाहरण से क्लियर कर रहा हूँ। हम इस टॉपिक में सिर्फ समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी का जिक्र यहाँ नहीं कर रहे, वो कक्षा 11वीं में है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा आप देख सकते हो, वैसा श्रेणी जिसमें क्रमवार दो पदों का अंतर सदैव समान हो, हमेशा समान हो, तो आपको समांतर श्रेणी है। और उससे जुड़ी कुछ बातें यहाँ पे लिखेंगे, एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके प्रथम पद को ए से डिनोट करना, और पदों के बीच का जो अंतर होगा उस अंतर को हम डी से लिखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि मैं कोई श्रेणी लिख रहा हूँ और ऐसा श्रेणी लिखूंगा जो समांतर श्रेणी बन जाएगा।
कैसे देखेंगे यहाँ पे? श्रेणी में तो सिर्फ इतना ही कहा गया कि संख्या का वैसा समूह होना चाहिए जो एक निश्चित नियम पर लिखे गए हो। तो मान लिया कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने मन से कोई संख्या ले लिया यहाँ पे 6, फिर लिख लिया 9, फिर लिख लिया 12, फिर लिख लिया 15, 18 और इस तरह से आपको आगे तक पद जा सकते हैं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ पर लगातार 2 पद को आप देख लीजिए, मतलब 6 के बाद अगला पद क्या है 9। तो 6 और 9 में कितना का अंतर है? 6 और 9 में 3 का अंतर है। 6 और 3 9 होते हैं ना। फिर 9 को 12 के साथ कितना अंतर हो रहा है? 3 का ही अंतर हो रहा है। 9 3 12, 12 को 15 के साथ, ये दोनों लगातार है, 3 का ही अंतर हो रहा है। 15 को 18 के साथ कितना का अंतर हो रहा है? 3 का ही अंतर हो रहा है। यानी कि 2 पदों के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, हमेशा 3 ही आ रहे हैं, मतलब एक समान आ रहे हैं। इसलिए श्रेणी को कहेंगे क्या समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी है, इसमें हम कुछ चीजें लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या। तो सबसे पहले शुरू किससे हुआ है? 6 से। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद हम इसको एपी नाम दे सकते हैं, या एपी में लिख सकते हैं, या दिस प्रोग्रेशन इन एपी। इस श्रेणी को मैं लिखा एपी में है, क्योंकि इसमें पदों के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो हमेशा 3 है या सेम है। इस श्रेणी का पहला पद हो गया 6, इसका जो अंतर हो गया, वो अंतर कितना बड़ा? 3 का है तो 3 हो गया। आप इस 3 को ऐसे भी लिख सकते हो, 9 में से 6 घटा लो, बस अगला पद में से, ठीक अगला पद में से पिछला घटा लो, 9 में 6 घटाओगे आपको 3 आ जाएगा। तो एक समांतर श्रेणी को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात क्या, उसके प्रथम पद और सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या, उसको जानना महत्वपूर्ण है। अब और भी एग्जाम्पल लेंगे। देखिए एग्जाम्पल कई प्रकार के हो सकते हैं, कई बार तो एग्जाम में एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछ देंगे। तो पहला एग्जाम्पल हो गया, मान लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले लिया यहाँ पर 7, 12, 17, 22, 27 और 32। अब हम इस श्रेणी को देखेंगे। यहाँ श्रेणी में क्या देख रहे हैं? 7 के बाद 12 होगा, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 से 5 27, 27 से 5 32। मतलब क्या 5 बढ़ते जा रहा है। तो 5 बढ़ते जा रहा है, तो यह भी तो एक नियम हो गया। और जब कोई नियम पर आधारित संख्याओं को लिख देंगे तो वो श्रेणी हो गया। और श्रेणी में क्या हम देख रहे हैं, यहाँ बीच का जो अंतर है वो हमेशा 5 का ही चल रहा है। 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27 5 32, मतलब अंतर समान है और श्रेणी में है। तो हम कहेंगे क्या है? समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी को हम संक्षेप में लिख सकते हैं एपी में है। और जब ये एपी में है तो इससे जुड़े हम 2 चीज़ें और लिखेंगे कि इस एपी का, इस पूरे एपी का पहला पद क्या है? 7 है। और यहाँ अंतर कितना का हो रहा है? तो अंतर निकालना आपको है, तो आप कुछ नहीं करो, कहीं पर भी किसी पद में से आप घटा सकते हो। 12 में घटा लो 7, कितना आ गया? 5। या आप इसमें घटा लो, मतलब बाद वाला में ठीक पहले को घटा देना है, कहीं पर भी घटा लो 5 ही आएगा, क्योंकि समान अंतर के साथ लिखा गया। आप यहाँ से घटा लो, मान लो अगर आपको डी निकालना है तो 32 में घटा लो इसके ठीक पहले वाला को, तो आपको आ गया 5। अब ऐसा नहीं करना, देखो अब ऐसा नहीं करना कि सर 7 में क्या घटाएंगे, तो भाई 7 के पीछे तो कोई है ही नहीं, तो क्या घटाओगे? यहाँ नहीं, आपको थोड़ा सा और आगे से करना होगा। तो आप यहाँ से घटा लो, सबसे पहले 12 में घटा लो 7, आपको आ गया 5। दिस इज कॉमन डिफरेंस। एक कॉमन डिफरेंस जिसको हम पदांतर समांतर कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपको एपी को पहचानना। दूसरी बात, इसके प्रथम पद और सर्वांतर क्या, इसको लिखना। और भी एग्जाम्पल देखिए, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया और -7 हो गया। इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। आपको ये देखना कि क्या है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, पहले तो ये चेक करना होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो आपका डी है ना, वो ±0 कुछ भी हो सकती है। नोट करने वाली बात है कि आपका जो डी है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकती है। ध्यान रखना, वहाँ पे मैं लिखवाने के लिए भूल गया था। जो पदांतर है डी का जो मान आ रहा है वो प्लस में हो सकते हैं, यहाँ पे प्लस से 5 आया, माइनस में भी कोई मान लेकर आ सकता है और 0 भी मान आ सकते हैं। एग्जाम में पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में सर्वांतर का मान क्या हो सकते हैं, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर तो आपको ये देखना है कि अंतर, पहले देखो कि अंतर क्या चल रहा है। तो अगर आप ये
3 में घटाओगे 5, क्योंकि ठीक पीछे को घटाना है। 3 में घटाओगे 5 तो माइनस आएगा, 3 में घटाओगे 5 तो माइनस में 2 आ गया। फिर आप यहाँ घटाओ, 1 में घटाओगे 3 को, 1 में घटाओगे 3 को तो -2 आ रहा है। फिर यहाँ घटाओगे -1 में घटाएंगे 1 को तो ये दोनों मिलकर आपको -2 हो गया। फिर यहाँ पे घटा सकते हो तो -3 में घटाएंगे -1 को तो -3 + 1 या तो जुड़ कर रखिए -2 देगा। फिर अगर आप यहाँ पे घटाओगे क्योंकि ये पद है -5, उसके ठीक पहले कौन है -3, तो -5 + 3 यहाँ से भी घट करके कितना -2 ही आएगा। फिर आप यहाँ देखो, अगर आप -7 में घटाओगे उसके ठीक पहले वाला को मतलब -5 को तो -7 -5 + 5 हो गया, माइनस में 2 आ गया। तो आप प्रत्येक स्थिति में क्या देख रहे हो कि जो अंतर है -2 आ रहे हैं, -2 आ रहे हैं। प्रत्येक स्थिति में अंतर -2 ही आ रहे हैं, मतलब समान अंतर आ रहे हैं, एक जैसे अंतर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो श्रेणी है यह एपी में है। अंतर कुछ भी रह सकता है, प्लस में भी अंतर रह सकता है, माइनस में रह सकता है और 0 भी रह सकते हैं। अब जब ये एपी में है तो इसके 2 चीज़ें हम लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे। इस एपी का पहला पद क्या हो गया 5। इस एपी का अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कितना अंतर चल रहा है यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब आपको पता चल गया कि यह एपी में है तो बस आपको क्या करना कि आगे वाला पद में, आगे पद कहीं पर भी किसी को उठा ले, आगे वाला पद आपको मान लो 3, तो 3 के ठीक पीछे कौन है 5, उसको घटा लो, आपको -2 आ गया कहीं से भी। यहाँ अगर इसमें घटाओगे तो इसमें इसके पीछे कौन है 3 घटाएंगे, इससे घटाइएगा तो -1 में उसको ठीक पहले कौन है 1, आपको वही रिजल्ट आएगा जैसे कि आपको मैंने दिखाया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ, √3, 2√3, 3√3, 4√3, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखेंगे या इस चीज़ को समझेंगे क्या है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आपको यहाँ क्रमागत 2 पदों का गैप देखना है, घटा के अंतर देखना है और आगे में पीछे घटाना है हमेशा। तो 2√3 में आप घटाओगे -√3 को, मतलब 2√3 में घटाओगे √3 को, तो आप देख सकते हैं 2√3 यहाँ पे होगा 1√3, 2√3 में 1√3 गया तो क्या बचेगा 1√3 बचेगा ना। आप लोग पढ़ेंगे 2x में x गया तो आपको x बचता है। तो यहाँ देख लें आप 2√3 में 1√3 गया तो आपको 1√3 बचेगा, मतलब सिर्फ √3 बच गया। तो यहाँ का जो अंतर हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पर का अंतर √3 आ रहा है यहाँ पर का। यहाँ देख लीजिए तो आपको क्या करना, देखो 3√3 में इसके ठीक पहले कौन है 2√3, तो घटाएंगे तो कितना 3√3 में 2√3 घटा है तो आपको हुआ 1√3, यानी कि यहाँ पर भी अंतर क्या हो √3 ही आ रहा है। यहाँ से अगर करेंगे आप 4√3 में 3√3 घटाओ तो 1√3 अर्थात √3। यहाँ आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर भी 2 पदों के बीच का जो अंतर है आपको √3 यानी कि एक समान चल रहा है, इसलिए हम इस श्रेणी को, इस प्रोग्रेशन को कहेंगे क्या, दी जा रही है एपी, यह एपी में है। और जब यह एपी में है तो हम इससे जुड़ी क्या क्या लिख सकते हैं, इस एपी का सबसे जो पहला पद है वो √3 है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मतलब प्रथम पद। और इसका अंतर क्या चल रहा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको दूसरे पद में पहले पद को घटा देना है, ऐसे घटा देना। उधर क्यों जाएंगे जब यहीं से निकल जा रहा है, 2√3 में इसके ठीक पहले √3 है, उससे घटाएंगे तो आपको √3 है और यही आपको सर्वांतर कहे जाएंगे। तो आपको जो एपी जो है वो कई तरह से दिए रह सकते हैं, आपको घटा करके सही से पहचानना होगा कि यह एपी में है या नहीं है। चलिए और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप एपी को सही ढंग से पहचान पाए। देखिए 5वां एग्जाम्पल देखेंगे। 1 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, 7/2 हो गया और 9/2 हो गया, इस तरह से लिखा गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या है समांतर श्रेणी में है। तो हम सबसे पहले इसका अंतर ढूंढ लेंगे। तो ठीक आपको 3/2 में इसके पहले कौन है 1 को घटाएंगे, यहाँ पर का अंतर क्या आएगा 3/2 में अगर 1 घटाओगे तो आप भिन्न का घटाव ही कर लो, 1 के नीचे 1 छुपा होगा, 2 1 का एल्सियम 2 हो गया, यहाँ पे देखो 2 का 3 का 3 होगा और 1 2 तो 2 हो गया, यहाँ से आगे 1/2, मतलब इसमें घटाएंगे तो कितना आ गया 1/2 आ गया। उसी तरह से इसमें घटाएंगे, इसको 5/2 में घटाएगा आप 3/2 तो एल्सियम आपको 2 ही रहेगा, तो 5 - 3 आपको घट के आ गया 2,
5/2 में 3/2 घटाएंगे। सॉरी यहाँ पे कुछ गलती लिखा गया, देखिए आप 1 हो गया, 3/2 हो गया, 2 हो गया, 5/2 हो गया, 3 हो गया और 7/2 हो गया। इस तरह से कोई लिखा गया, श्रेणी लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पर 3/2 में हम 1 को घटाएंगे, तो घटाने के बाद आपको आएगा क्या, यहाँ पे एक छुपा हुआ, तो 2 आंसर लेंगे तो आपको 3, यहाँ 2 हो गया, 1/2 आ गया। यहाँ पर जो अंतर है वो आपको 1/2 आ रहा है। फिर इसको इससे घटाएंगे, 2 में घटाएंगे इसके ठीक पहले वाला को, ठीक पीछे वाला को, पूर्व पद को। 2 के नीचे एक छुपा, यहाँ पे एल्सियम 2 होगा, 2 दूनी 4 हो गया और 3 का 3 होगा। यहाँ से भी घट के 1/2 ही आ रहा है। इसको आप इसमें घटाओगे 5/2 में, ठीक पहले में घटाओगे तो 5/2 में घटाओगे आप 2 को, यहाँ भी एक छुपा एल्सियम 2 होगा, गुना कर देंगे 3 से 5 का 5 माना 2 दूनी 4 होगा, तो आपको 1/2। यहाँ से भी अंतर क्या हो रहा है, आपका 1/2 ही आ रहा है। फिर यहाँ पे घटाओगे 3 में 5/2, यहाँ की आपको 1/2 ही आएगा। और अगर यहाँ से घटाओगे तो आप घटा के देख लीजिएगा, घटा तो आएगा ही भिन्न का, तो आपको यहाँ पर भी 1/2 ही आ रहा है। तो क्रमागत 2 पदों का जो गैप है वो हमेशा एक जैसा आ रहा है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है एपी में है, और जब एपी में है इसके 2 चीज़ हम लिखेंगे। देखिए क्या, इसके प्रथम पद में तो कुछ नहीं करना, जिससे बहुनी हो रहा है उसको लिख देंगे। 1 से शुरू हो रहा तो 1 हो गया। डी निकालना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, दूसरा पद को पहला पद में घटा लेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा लेंगे और आपको घट करके आएगा 1/2, इसका लिखा गया। एक और एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं ताकि आप श्रेणी को समझ पाएं, इससे मानते श्रेणी में है या नहीं है। देखेंगे यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 2 हो गया, √2 हो गया, √8 हो गए, √18, √32 हो गया। हो सकता है कोई श्रेणी एपी में नहीं भी रह सकते, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से एपी में ही रहेंगे, तब तो एपी का फॉर्मूला हम लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको थोड़ा सा अजीब टाइप का लगा, इसको कैसे घटाएंगे, √8 में घटाएंगे √2 को। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि रूट है तो चलो रूट लगा देते हैं, 8 में घटाते हैं 2, 6 लिखाएगा। एक घटाव आपका गलत है। रूट का यानी कि अपरमेय संख्या घटाव इस तरह से नहीं होते हैं। तो सर कैसे घटेंगे, ऐसा सिर्फ गुना में होता है। मान लें कि √8 को गुना और भागा होता है, √8 को √2 से गुना करना, तो बड़का और रूट लगा दिए और अंदर में, क्योंकि रूट के अंदर 8 2 है तो अंदर में गुना कर लेते हैं, √16 लग दिए। एक गुना में चलेगा, भागा में भी चलेगा, लेकिन जोड़ा घटाव में ऐसा नहीं चलता है। मान लो √8 में आप √2 घटाओगे तो आप बड़का और रूट में 8 - 2 बराबर √6 लिखोगे तो आपका हो जाएगा राउंड। या प्लस के साथ √8 प्लस √2 है तो आप बड़का और रूट लगा करके गुना की तरह करोगे, 8 + 2 रूट में 10 लिखोगे तो हो जाएगा राउंड। ऐसा गुना में और भागा में सिर्फ चलते हैं। अगर मान लो √8 भागा √2 लिखा हुआ तब आप बड़का और रूट लगा करके 8 भागा 2 रूट में 4, यहाँ तक सही है। भागा और गुना के लिए सही है, लेकिन प्लस और माइनस के लिए सही है नहीं है, ऐसा घटाव नहीं होता। तो चलो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पे। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √2 हो गया, √8 लिखा है तो √8 को क्या लिख सकते हैं, रूट नहीं, 8 को मैं खोल दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 का गुणनखंड कर लिया और 2 का जोड़ा लग गया तो इसको बाहर कर लेता हूँ, तो 1 2 बाहर हो जाएगा और √2 हो गया। इसको हम ऐसा लिख सकता हूँ 2 √2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसको इस तरह से लिख दिया हूँ, ऐसा है नियम गणित में। अब देखेंगे यहाँ पे √18, तो √18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 तिहाई 18, आप ऐसे भी कर सकते हो। 18 गुणनखंड 2 से पहले लगाएंगे तो 9 होगा, 9 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 होगा और फिर 3 1 से लगेगा तो 18 का होगा 2 2 2 3 3। यहाँ पे जोड़ा लग रहा है 3 का, तो 3 होगा बाहर और रूट में तो 2 रह गया, पकड़ा गया रूट में। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 √2, फिर कॉमा है। अब √32 है तो 32 से जब गुणनखंड करो, देखो यहाँ 32 से आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 16 हो गया, फिर 8 हो गया, 2 से लगाएगा तो 4 हो गया, 2 से लगाएगा तो 2 हो गया, 2 से लगाएगा तो 1 हो गया। तो 32 का जो गुणनखंड हो गया 2 2 2 5 में 2 आएगा, थोड़ा याद कर लेंगे 32 के लिए। इसका लग गया जोड़ा, इसका लगेगा जोड़ा, तो जोड़ा लगा तो 1 बाहर होगा, गुना ये भी है तो 2 बाहर होगा और 1 रूट में ही रह गया, तो कुल मिलाकर 2 दूनी 4 आगे में और √2 हो गया। इसको लिख सकते हैं 4 √2। अब यहाँ देखेंगे ऊपर से पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब मैं उसको सिंप्लीफाई कर लिया, सरल कर लिया, तो हम
सोच सकते हैं कि यहाँ एपी में है या नहीं है। तो घटा के देखते हैं। 2√2 में घटाएंगे √2 को, मतलब 1√2 को। 2√2 में 1√2 घटाओ तो आपका 1√2 आएगा, मतलब सिर्फ √2 आ गया। इसको घटाएंगे। 3√2 में घटाएंगे 2√2 को। 3√2 में घटाएंगे तो आपका 1√2 यानी कि सिर्फ √2 हो गया। इसके बाद देखना 4√2 में घटाएंगे 3√2 को। तो 4√2 में घटाओ 3√2 तो 1√2 बचेगा, तो वहाँ पर भी 1√2 ही बच रहा है। तो आपको प्रत्येक स्थिति में क्या अंतर तो समान ही मिल रहा है ना, तो हम कहेंगे क्या यह भी एपी में है, यह भी श्रेणी एपी में है। तो अब यहाँ देखो जब एपी में है तो इसके ए और डी क्या लिखे जाएंगे, तो कुछ नहीं करना, इस एपी का प्रथम पद √2 हो गया और डी का मान अगर निकालेंगे तो 2√2, दूसरे के पद में पहले के पद को घटा देंगे तो आपको हो गया 1√2 मतलब √2 हो गया। अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे एपी का, यह इस तरह से है, मतलब एपी पहचानेंगे आप कैसे और एपी में प्रथम पद और सर्वांतर कैसे लिखी जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके और ध्यान से देखेंगे एपी के पदों में और क्या लगा है। हम देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ पे मैं कोई एपी लिख रहा हूँ, मान लीजिए कोई एपी है 4 है, देखेंगे आप 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है और 19 है, इस तरह से है। ये एपी है, मैं बाहर में शुरू में लिख रहा हूँ कि ये एपी है। तो जब यह एपी है तो हम सबसे पहले इस एपी का अगर प्रथम पद लिखें तो क्या लिखेंगे, शुरू 4 से हो रहा है ना, तो इस एपी का पहला पद हो गया 4। अगर इस एपी का हम सर्वांतर निकालें या कॉमन डिफरेंस निकालें तो कितना का डिफरेंस चल रहा है, तो सबको दिख रहा है 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19। तो आपको यहाँ पे अगर डी निकालना तो ज़्यादा नहीं कुछ करना, दूसरे के पद में पहले का पद को घटा देंगे तो आपको कितना आ गया 3 आ गया। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस एपी का, ये तो सब कुछ ठीक है, देखेंगे आप, अगर मैं कहूँ आपसे क्या कि ये एपी 19 तक ही लिखा गया है, एपी 19 तक ही लिखा गया है, 19 के आगे के पद क्या होंगे, तो आप क्या सोच रहे होंगे, तो आपको ये क्या करना, 19 के आगे का पद क्या होगा, तो आप सोच लो 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19, तो उसके आगे क्या होगा 19 से 3 22, उसके आगे क्या होगा 22 से 3 25, उसके आगे 25 से 3 28। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसके अगर आगे के पद को लिखना है तो आपको डी को जोड़ना है। डी कितना आया है 3, क्योंकि 3 का अंतर से चल रहा है ना, तो इसके आएगा पद अगर लिखना है तो कुछ नहीं करना, सबसे अंतिम यहाँ 19 तक है, 19 में डी को जोड़ेंगे तो 19 में डी जोड़ेंगे 3 22 हो गया। अगर उसके आगे लिखना है तो फिर 22 में डी को जोड़ेंगे 22 से 3 25, इसके आगे क्या होगा तो 25 से फिर जोड़ेंगे 3 को 28, उसके आगे क्या होगा 28 में फिर जोड़ेंगे 3 को 31, उसके आगे क्या होगा तो फिर डी को जोड़ेंगे 31 से 3 34। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी एपी का अगले पद को हमें जानना है तो बस उसके जो ठीक पीछे पद है उस ठीक पीछे वाले पद में क्या करेंगे, हम डी को जोड़ देंगे तो मेरा अगला पद पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे एक और चीज, मतलब किसी एपी का अगला पद देखना है कि क्या होगा, तो आपको बस उसमें डी को जोड़ देना है, डी जोड़ते जाओ अगला पद निकलते जाएगा, डी जोड़ते जाओ अगला पद निकलते जाएगा। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखेंगे आप एपी का एनवा पद, इंग्लिश में कहेंगे nth टर्म ऑफ एपी। ये है क्या, पहले हम इसको जान लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एपी लिखा है 5 हो गया, 8 हो गया, 8 है 3 11 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया। ये एपी बहुत दूर तक जाएगा, मान लेते हैं बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम आपसे कहूँ क्या कि इस एपी में देखेंगे यहाँ पे, इस एपी का जो पहला पद होगा, टी का मतलब होता है टर्म, टी का मतलब होता है टर्म, लिखा है यहाँ पे टर्म, और टर्म को हिंदी में कहते हैं पद। अगर इसी टी में हम अगर 1 लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया कि पहला पद, अगर 2 अगर नीचे लिख देंगे दूसरा पद,
क्या होगा, तीसरा पद। अगर यहाँ पे 4 लिख देंगे तो चौथा पद। तो काफ़ी आसान यहाँ पे दिख रहा है। हम अगर इस एपी का बात करें, एपी 5, 8, 11, 14, 17, 20 अगर चल रहा, इस एपी का जो पहला पद है, एपी पहले शुरुआत किस हो रहा है, 5 से। इस एपी का जो दूसरा पद है 8 हो गया। इस एपी का तीसरा पद है 11 हो गया। इस एपी का चौथा पद 14 हो गया। इस एपी का पांचवा पद 1, 2, 3, 4, पांचवा पद 17 हो गया। इस एपी का छठा पद क्या हुआ, शुरू से छठा पद 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा पद हो गया। आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगर आगे और लिखेंगे तो और के भी और हम पद बता सकते हैं। अगर मान ले जाए कि आपसे प्रश्न इसी एपी में आपको कह दे क्या कि इस एपी का 50वां पद क्या होगा, इस एपी का 50वां पद क्या होगा, तो आप क्या करो, गिनना शुरू करो सर 50वें नंबर पे कौन आता है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, उसके आगे 20 के बाद 23 होगा, 26 होगा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। अगर ऐसे आप चलते जाओगे तो 50वां पद निकालने के लिए तो आपको 50 बार लिखना पड़ेगा ना, या 50वें पद तक लिखना पड़ेगा। तो हम उतना रामायण नहीं करेंगे। हम इस एपी में अगर ये चीज़ जानना चाहते हैं कि इस एपी का 50वां, 100वां, 1000वां पद क्या होगा, उसके लिए मैं एक फार्मूला विकसित कर रहा हूँ, एक फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। हम फार्मूला की मदद से आसानी से एपी का 50वां, 60वां, 1000वां जितना पद निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो आइए उसी चीज़ को हम जानने वाला हूँ। यहाँ क्लियर लिखा हूँ एपी का nवां पद। nवां पद का मतलब nवां के बदले कुछ भी रह सकता है। अगर 50वां पद है, nवां जनरली है, nवां का बदला हो सकता है 17वां, 18वां, मतलब कुछ भी रह सकते हैं। तो इसको कैसे हम लाएंगे, फार्मूला कैसे विकसित करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेट माना कि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर, मतलब पदों के बीच का जो अंतर होता है, सार्वंतर डी है। तो ध्यान से देखेंगे आप, हम सामान्यतः शुरू से ही आपको बताया कि एपी के प्रथम पद को ए मानते हैं, प्रथम पद को ए मानते हैं, और सार्वंतर जो पदों के बीच का अंतर होता है उसको हम डी मानते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लिया किसी एपी का प्रथम पद आपका ए है, तो आपका एपी क्या बने देखिए यहाँ पे। तो आपका एपी क्या बने, प्रथम पद ए है तो ए से शुरू होगा। उसके आगे के पद क्या होंगे, तो मैं आपको इसके पहले बताया क्या कि किसी भी एपी में अगर एक पद लिखा गया या कोई भी पद लिखेंगे, उस पद के आगे का पद अगर पता लगा तो आप डी को जोड़ते जाओ। इसके आगे का पद क्या हुआ, ए प्लस डी, क्योंकि ए में हम डी को जोड़ेंगे। अभी मैं बताया था ना, अगर मान लें कि 20 है और अगर डी 3 चल रहा है तो 20 से 3 23, 23 में फिर 3 जोड़े तो 26, 26 में 29, इस तरह से चलते जाएगा। तो आपको किसी भी एपी का पहला पद तो मैंने मान लिया है ए, सर्वांतर मान लिया है डी, तो आपका एपी कैसे बनेगा, पहला पद तो ए लिख दिया, उसका अगला पद में डी को जोड़ेंगे, और इसका अगला पद निकालना है तो ए प्लस डी में हम फिर डी को जोड़ेंगे, तो कितना हुआ, ए प्लस 2डी हो गया। अगर इसका अगला पद लिखना ए प्लस 2डी तो मेरा है ही, इसका आगे लिखना है तो इसके साथ डी को जोड़ेंगे, तो आपको हो गया क्या, ए प्लस 3डी हो गया। इसके आगे का पद लिखना है तो क्या करेंगे, ए प्लस 3डी में हम फिर डी को जोड़े, क्योंकि हमें आगे का पद निकालने के लिए सिर्फ डी ही तो जोड़ना है। तो कितना होगा, ए प्लस 3डी और एक डी हो गया 4डी, ए प्लस हो गया 4डी। इस तरह से मेरा एपी तैयार हो जाएगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं देखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम क्या देख रहे हैं देखिए कैसे मैं फॉर्मूला को विकसित करूँगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि इस एपी का जो प्रथम पद है वो ए है, ध्यान देंगे आप। इस एपी का जो दूसरा पद है वो क्या है, ए प्लस डी है। दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद चलता रहेगा। इस एपी का जो तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2डी है। इस एपी का जो चौथा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद क्या है, ए प्लस 3डी है। इस एपी का जो पांचवा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद क्या, ए प्लस 4डी है। यहाँ एक चीज आपको दिखाई दे रहा कि अगर पांचवा पद है, तो यहाँ पर क्या है, 4डी है, ए प्लस 4डी है। चौथा पद है तो ए प्लस 3डी है, मतलब चौथा है तो डी के साथ एक घट जा रहा है। लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए यहाँ पे। तीसरा पद है तो ए प्लस कितना डी, तीसरा पद है तो ए प्लस 2डी होगा। पांचवा पद है तो क्या, ए प्लस 4डी है। अगर आपसे कहें कि 50वां पद क्या होगा, तो आप क्या सोच रहे होंगे, ए तो रहेगा ए प्लस, 50वां पद है तो ए घटा करके 49डी, एकदम आराम से।
मान लो और आपसे कहे कि किसी एपी का तीसरा पद क्या होगा, तो ए प्लस कितना डी, 29 डी होगा, क्योंकि डी में घटा देना। अगर 60वां पद कहे किसी एपी का 60वां पद क्या हो, तो ए प्लस 59 डी होगा, 60 में कमा देंगे। अगर कहे किसी एपी का 100वां पद क्या हो, तो ए प्लस 100 डी की 99 डी, 99 डी होगा। सब लोग समझ गए होंगे, समझदार होंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, देखो दूसरा पद है तो 1 प्लस 1 डी है यहाँ पर, और पहला पद है देखें यहाँ पर, तो पहला पद है तो आप कह सकते हो डी क्या लिख रहा है यहाँ पर, यानी कहने का मतलब 5वां पद है तो ए प्लस, ठीक है। मैं 4 को लिख सकता हूँ 5 माइनस 1 इंटू डी, ए तो हो गया। 4 को लिख सकता हूँ 5 माइनस 1 इंटू डी, इससे मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। अब बताओ उसी तरह से क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1, 4 में घटा 3 ही होना, साथ में डी लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिखे ए प्लस 2 डी को, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। 2 में लिखकर 3 माइनस 1 कर दिया। यहाँ पे दूसरा पद है तो क्या करेंगे, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे। मतलब क्या यहाँ चल ही रहा कि 5वां पद है तो ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कर दिया। अगर आपसे कहे क्या कि एपी का 100वां पद क्या हुआ, तो आराम से लिखेंगे ए प्लस 100वां पद पूछ रहे हो तो 100 में घटा देंगे इंटू डी कर देंगे। अभी तो वही सिखा रहे थे ना, 60वां पद है तो ए प्लस 59 डी, मतलब 60 में घटा दिया, उसी चीज को लिख रहा हूँ। अगर किसी एपी का 200वां पद लिखना हो तो बताएंगे क्या, ए प्लस 200वां पद पूछ रहे हो तो 200 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 199 डी होगा 60 में से। यहाँ पर क्या हम लिख सकते, देखिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ए तो आपको ए प्लस सब में चलेगा, ध्यान रखेंगे। पहला पद है मतलब 1वां पद है, 1वां पद है, तो आपको अगर दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 इंटू डी किए। 5वां पद है तो 5 माइनस 1 करें। बताओ पहला पद है तो 1, पहला जैसे दूसरा पद है तो 2 है, 1 घटाना तो सब में है ही, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 में घटे आपको 0 होगा, 0 को डी से करेंगे 0 हो गया, यानी कि a प्लस 0 आपका कुल मिलाकर a ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब मैं इस a को ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मान को कोई असर नहीं पड़ रहा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे, इसी तरह से अगर हम चलते हैं इसी तरह से, तो हमें क्या मिलेगा। अगर आपको 5वां पद है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह से हम लिखूँ nवां पद को tn लिखेंगे, 5वां पद को t5 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, nवां पद को हम tn लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पे tn या कोई भी किताब में n में लिख देते हैं, ध्यान रखेंगे बच्चे कंफ्यूज ना हो। nवां पद को हम tn से लिख सकते हैं और an से लिख सकते हैं, दोनों लिखा जा सकता है। तो हम nवां पद को क्या लिखेंगे, अगर 5वां पद है तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, nवां पद हो तो a प्लस nवां है ना तो n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखेंगे। मैं इधर लिख रहा हूँ किसी एपी का जो nवां पद है, nवां पद को हम क्या क्या लिख सकता हूँ, tn लिख सकता हूँ या n लिख सकता हूँ। ये क्या होता है आपको यहाँ लिखना है a प्लस nवां पद है तो n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। 60वां पद है तो 60 माइनस 1 इंटू डी, अगर पीवां पद है तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, कोई भी रहे ना घटा देना उसमें। ये आपको बहुत वीडियो फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी एपी का कोई भी पद निकाल देंगे। अब देखिए हम फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे। आपको संक्षेप में ऐसे याद रखना है, tn बराबर मतलब nवां पद बराबर क्या फॉर्मूला है, a प्लस nवां है तो n माइनस 1 इंटू डी, 50वां है तो 50 माइनस 1 इंटू डी, आगे में a प्लस रखना है आपको। देखो अब हम इससे कैसे प्रश्न को बनाएंगे, इसकी मदद कैसे लेंगे। जैसे मान लो कोई एपी मेरे पास लिख रहा हूँ, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है, 23 है, 26 है, 29 है, इस तरह से चल रहा है। तो आप इस एपी में क्या देख रहे हो कि इस एपी का पहला पद हो गया 5 और इस एपी का जो डी है डिफरेंस है कितना होगा, 3। ये तो आराम से सबको समझ में आ रहा है कि हम डी कैसे लिखते हैं और ए कैसे लिखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस एपी का छठा पद क्या होगा, तो अगर एपी लिखा है तो 6 गिन के भी बता सकते हैं। छठा पद पूछ रहे हो ना,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद क्या है? 20 है। हो गया आंसर। छठा पद में गिन के तो बता दिया मैं। अगर 50वां पद रहेगा तो बताओ आप 50 बार चलोगे, समय बर्बाद होंगे। आपको वैसे नहीं करनी। तो आप इस छठे पद को यानी कि 20 को हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते। देखिए ध्यान से, अगर आपको छठा पद निकालना तो क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस, जिसे nवां पद है क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। छठा पद क्या होता है? a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, या डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस 5 डी। छठा पद है तो घटाकर डी में कर देंगे। तो कितना होगा? a प्लस यहाँ से आएगा 5 डी। a का मान कितना है? 5 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है? 3। तो 5 और 5 से 15 आ गया। 15 और 5 20। फॉर्मूला की मदद से भी आपको छठा पद 20 ही आ रहा है। तो फॉर्मूला की मदद से हम इस तरह से फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम। अब हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं और आप समझोगे यहाँ पे कि कैसे इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक हल्के से क्वेश्चन से। देखिए ध्यान से, एपी यहाँ पे दे रखा रहेगा, एपी दिया रहेगा 3, 8, 13, 18 का 16वां पद बताया। यह कोई एपी है जिसके 16वां पद बताना है। तो 16वां पद आप एपी को बढ़ाकर भी देख सकते हो, लेकिन वो काम मूर्ख वाला हो जाए। वो काम आपको नहीं करना है। वो काम करना ही था तो फिर इतना क्यों करेंगे? इस तरह से नहीं करना, फॉर्मूला की मदद से करना, तो आपको अंक मिलेंगे। तो देखिए क्या है, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे। ये एपी है तो एपी का पहला पद क्या है? 3। सबसे पहले 3 है तो ए का मान हो गया 3। यहाँ डिफरेंस कितना चल रहा है? तो आप 8 में ठीक 3 घटाएंगे तो 5 का डिफरेंस चल रहा है। 13 5 18, 8 5 13, 3 5 8, ऐसे भी दिख रहा है। 16वां पद कह रहा है तो 16वां क्या? 16वां आपका एन का मान हो गया। एनवां पद होता है ना, एनवां 16वां, एनवां 17वां, एनवां 20वां। 16वां पद एन का मान 16 ले लेंगे। अब हम लिखेंगे नीचे में क्या? वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी एपी का जो एनवां पद होता है, वो आपका या कितना ना करना है तो आपको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि टी एन बराबर एनवां पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान क्या रखना? 16, यानी कि 16वां पद होगा। ए का मान क्या रखना? 3 प्लस एन का मान क्या रखना? 16वां है तो 16 रखेगा माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होगा? 5। यहाँ पे होगा कितना होगा? 15 गुने 5 75 है 3 78। मतलब इस एपी का जो 16वां पद होगा वो 78 हो गया। एपी का पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एपी का और क्वेश्चन। एपी 5, 10, 15, 20 का कोई एपी है जिसका 100वां पद पूछ रहा है कि क्या होगा? 100वां पद बताया। तो सबसे पहले आपको करना है क्या? देखिए आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी में बना सकते हो। एपी लिखा गया तो पहला पद तो 5 हो गया। डी कितना होगा? 10 से 5 हटाएंगे तो हल्का भी क्वेश्चन है। 5 हो गया। आपसे पूछ रहा है 100वां पद, मतलब T100 पूछ रहा है। यहाँ n मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं, बात वही पड़ता है। 100वां पद का मतलब क्या? T100। तो आपका T100 क्या लिखा है? 100वां पद का पूरा क्या होगा? a प्लस 99d, डायरेक्ट लिख सकते हैं। एनवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 100वां पद a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो 100 माइनस 1 क्या? 99d हो गया। a का मान 5 हो गया इंटू 99 गुना डी का मान हो गया 5। तो 5 प्लस 99 को 5 से करेंगे तो आपको हम लोग गुना यहाँ पे 9 से 45, 45 और 4 हो गया 49, 495 हो गया। जोड़ेंगे तो आपको हो गया 500। मतलब इस एपी का जो 100वां पद होगा वो 500 मिलेगा आपको। ये आपको रहा एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम इतना नहीं कहेंगे कि एपी में आपको इसी फॉर्मूले से और सारा ऐसे कोशिश बनाएंगे। आपको इसी कॉन्सेप्ट में, इसी फॉर्मूला पे तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।